डॉन दाऊद इब्राहिम तक से 50 लाख रुपए की सुपारी ले ली थी। एक गैंगस्टर ऐसा था जिसने आज के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी तक को किडनैप कर लिया था और गौतम अडानी को भी 15 करोड़ रुपए के फिरौती देकर अपने आप को बचाना पड़ा था। एक हिंदुस्तान में ऐसा गैंगस्टर था जिसने बाग बकरी चाय के मालिक से भी रंगदारी मांगी थी और उन्हें भी वो रंगदारी उस बदमाश को, उस गैंगस्टर को देनी पड़ी थी, तब जाकर उनकी जान बची थी। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध और अपराधियों की कहानी। तो आज के इस वीडियो में जिस खतरनाक गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं, किसी ज़माने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक उससे खौफ खाया करते थे। आज दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन कहा जाने वाला नीरज भवाना एक ज़माने में उसे अपना गुरु मानता था और नीरज भवाना को उसने अपराध करने के तमाम गुर सिखाए थे। जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फजलुर रहमान। फिलहाल फजलुर रहमान आज बूढ़ा हो चुका है, लेकिन एक ज़माने में उसकी तूती बोला करती थी। तो कौन था फजलुर रहमान, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, फजलुर रहमान के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा गैंगस्टर था जो आज के लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना या फिर जितने भी गैंगस्टर हैं उन सब पर भारी पड़ता था। उन सब से उसके कारनामे कहीं ज़्यादा बड़े थे। तो बिहार में पैदा हुआ फजलुर रहमान जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, अपराध की दुनिया में वो जाना चाहता था। जिस तरह से आज के युवा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को देखकर, सोशल मीडिया के बारे में जानकर जब वहाँ पर गैंगस्टरों की बात सुनते हैं तो उनका भी अपराध में की दुनिया में जाने का मन करता है, और ऐसी कई खबरें हमने देखी हैं। ठीक उसी तरह से फजलुर रहमान भी अपराध की दुनिया में जाना चाहता था। तो आसपास के इलाके में वो चोरी, लूट, इन सब वारदातों को अंजाम देने लगा और धीरे धीरे पास के ही एक मुस्लिम बस्ती में एक माफिया हुआ करता था जिसका नाम था जमील खान, और उसी जमील खान के साथ वो काम करने लगता है, उसकी गैंग में शामिल हो जाता है और जमील खान के आदेशों के हिसाब से वो लगातार चोरी, डकैती, हत्या, रंगदारी जैसे बड़े बड़े क्राइम करता है। लेकिन फजलुर रहमान को ये सब नहीं करना था। फजलुर रहमान को अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बनना था और इसके लिए जाना था उसे मुंबई। तो उसने जमील खान के यहाँ नौकरी छोड़ दी। नौकरी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उसी की गैंग में शामिल था, तो उस गैंग को छोड़कर वो मुंबई जाता है। मुंबई में इसकी मुलाकात वहाँ के सबसे कुख्यात बदमाश उस इलाके के बबलू श्रीवास्तव से होती है। बबलू श्रीवास्तव दरअसल वहाँ का कुख्यात गैंगस्टर था और कुख्यात गैंगस्टर दाऊद के करीबी, दाऊद के विरोधी कहे जाने वाले इरफान गोगा के लिए वो काम करता था। तो बबलू श्रीवास्तव के लिए वो काम करने लगा और धीरे धीरे उसकी मुलाकात बबलू श्रीवास्तव ने इरफान गोगा से करवा दी। इरफान गोगा ने जब फजलू खान को देखा तो उसे ट्रायल लेने की सोची, क्यों ना इसका ट्रायल लिया जाए, और उससे वो बड़े बड़े कारनामे करवाने लगा। इरफान गोगा दुबई शिफ्ट हो गया। दुबई से एक दिन वो फजलुर रहमान को फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि तुमको आज बहुत बड़ा काम करना है। वो कहता है हुक्म करो, आदेश करो, मैं सारा काम करके आपको दिखा दूंगा। इसमें मैं अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो वो भी मैं लगा दूंगा, लेकिन आपके आदेश का पालन हर हाल में किया जाएगा। कहता है कि इस बार तुम्हें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगनी है, और ये रंगदारी कोई छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं मांगनी है, बल्कि इस बार की रंगदारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जीजा हामिद अंसारी से मांगनी है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अगर मैं इतना बड़ा काम करूंगा तो पूरे देश भर में मेरा नाम यूं ही चर्चा में आ जाएगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को तो सब जानते थे। लेकिन जब कल के अखबारों में, कल के टीवी चैनलों पर जब ये खबर चलेगी कि एक गैंगस्टर ऐसा पैदा हुआ है जिसने दाऊद इब्राहिम के जीजा तक को नहीं छोड़ा, उससे भी सुपारी ले ली, वो हैदराबाद जाता है और दाऊद के जीजा हामिद का पता लगाता है, अपनी गोटी फिट करता है और एक दिन उसको फ़ोन करके सीधे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग लेता है। दाऊद का जीजा कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। अब सोचिए दाऊद का जीजा सुनकर क्या करेगा। वो तुरंत दाऊद को फ़ोन करता है और सारी घटना बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। दाऊद अपने भाई अनीस को फ़ोन करता है और कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर देखो क्या हो रहा है और ऐसे ऐसे है, तुम जाके निपट लो। दाऊद का भाई अनीस फजलुर रहमान को फ़ोन करता है और इस मामले से पीछे हटने के लिए कहता है कि तुम जानते नहीं हो, दाऊद का जीजा है, मेरा जीजा है, और हम लोग कितने ख़तरनाक हैं, तुम बिना मतलब के मारे जाओगे। उसके बाद फजलुर रहमान दाऊद के भाई अनीस से कहता है कि तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ,
तुम मेरे बॉस नहीं हो, मेरा बॉस है इरफान गोगा, जो कि दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मुझे ये काम सौंपा गया है तो मैं उसे हर हाल में करूँगा। थक के हार के जब वो नहीं मानता है तो दाऊद को 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं फजलुर रहमान को। और जब फजलुर रहमान वो पैसे गोगा के पास पहुंचाता है तो गोगा वाकई में खुश हो जाता है, कहता है वाह भाई वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि इसके बाद दाऊद पूरी तरह से बौखला जाता है और अपने भाई अनीस से कहकर दुबई में इरफान गोगा की हत्या करवा देता है। इरफान गोगा की हत्या के बाद ये पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर गुजरात के अहमदाबाद में वहाँ के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी को उठाता है अहमदाबाद से, और उनको उठाने के बाद उनसे 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। गौतम अडानी जो आज देश के या दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में शुमार हैं, उनको ये पैसे फजलुर रहमान को देने पड़ते हैं। और ये बातें ऐसे हवा हवाई में नहीं हैं, ये बातें आज आप अगर सर्च करेंगे तो आपको देखने, सुनने, पढ़ने को मिल जाएंगी कि फजलुर रहमान ने किस तरह से गौतम अडानी से फिरौती ली थी। गौतम अडानी से फिरौती लेने के बाद शिल्पा शेट्टी, बाग बकरी चाय के मालिक, इन सब लोग इसके फिरौती का, इसके जुर्मों का शिकार हुए। उसके बाद ये थाईलैंड चला जाता है। थाईलैंड में जाके वहाँ पर कई सारे अपराध करता है। थाईलैंड के बाद वो नेपाल के रास्ते वापस हिंदुस्तान आता है। हिंदुस्तान आने के बाद इसे मुंबई पुलिस पकड़ लेती है। मुंबई पुलिस के पकड़ने के बाद जब मुंबई पुलिस इससे पूछताछ कर रही होती है तो दिल्ली के 2 कुख्यात गैंगस्टर अनवर ठाकुर और अशरफ ठाकुर के बारे में ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद पुलिस उन दोनों पर शिकंजा कसती है। उसमें से एक बदमाश की मौत हो जाती है। फिर गुजरात पुलिस के हाथों इसे सौंपा जाता है गौतम अडानी के केस में। और गुजरात पुलिस की जब पूछताछ पूरी होती है तो फजलुर रहमान को दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तिहाड़ जेल में आने के बाद इसकी मुलाकात वहाँ पर नीरज बवानिया से होती है। और नीरज बवाना वो उस वक्त की बात है जब नीरज बवाना, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, जो आज के मौजूदा वक्त के बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, उस समय ये पनप रहे थे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अपराध की दुनिया में इन्होंने एंट्री मारी थी। जब फजलुर रहमान से मुलाकात होती है नीरज बवाना की, तो नीरज बवाना जब फजलुर रहमान के किस्से सुनता है तो बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्ट होता है, प्रभावित होता है। और नीरज बवाना के पास अपना अलग से दिमाग तो था ही, और नीरज बवाना कहता है कि गुरुजी, अब हम दिल्ली में भी इस तरह की वारदातों को करेंगे और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे के, जैसे ज़मीनों पे कब्जा, रंगदारी, अवैध वसूली, ये सब करके हम एक दिन दिल्ली में अपना नाम स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद नीरज बवाना के साथ मिलकर फजलुर रहमान बहुत सारे जुर्मों को अंजाम देता है। फ़िलहाल आज वो बिहार की एक जेल में बंद है। वो पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है, अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है। लेकिन जब जब देश में गैंगस्टरों की बात होती है तो फजलुर रहमान का जब भी नाम आता है तो लोग उस घटना को भूल नहीं पाते हैं कि यही वो फजलुर रहमान है जिसने दाऊद से 50 लाख रुपए की फिरौती ली और गौतम अडानी से 15 करोड़ रुपए की फिरौती ली। और यकीन मानिए, दाऊद से फिरौती लेने के बाद जब इरफान गोगा की मौत हो गई थी तो दाऊद की गैंग में दुबई में जाकर इसने काम भी किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा हिम्मती था। जिस दाऊद से फिरौती मांगता है उसी दाऊद की कंपनी में रहकर ये दुबई में काम भी करता है। फिलहाल आज ये जिंदा है, आज ये मरा नहीं है, जिंदा है। ना इसका एनकाउंटर हुआ ना कुछ हुआ, आज ये जिंदा है। और जिंदा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने कभी